मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले तो ये क्वेश्चन कितने बार पूछा है आप देखो, कम से कम 15-20 बार, ठीक है, 15-20 बार पूछा गया है। दूसरा, ये क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा? एक पॉसिबिलिटी है 8 मार्क का, तो आपको तीनों मेथड लिखना पड़ेगा, बट कम से कम वो आधा घंटा लगता है, इतना बड़ा है। तो इसलिए बोर्ड क्या करता है, 4 मार्क का, ये 8 मार्क का है, पूरे के पूरे मेथड्स पूछे, या सिर्फ एक्सपेंडिचर या ज्योमेट्रिक या परसेंटेज मेथड, नॉर्मली एक या दो मेथड पूछ सकता है 4 मार्क का। आया समझ में? सो इधर 4 और 8 मार्क्स का पूछेंगे। इसमें 3 मेथड्स है, तो आपके सामने ये 3 मेथड्स है, रेशियो, रेवेन्यू, ज्योमेट्रिक। इसका एक और नाम दिया हुआ है ज्योमेट्रिक में, लीनियर कर्व और नॉन लीनियर कर्व मेथड है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए दो क्वेश्चंस में से एक 100% एग्जाम में आता है। पहला कौन सा? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा ये मेथड्स। आप पिछले 50 बोर्ड के पेपर्स ले लो, 50 के 50 बोर्ड पेपर में ये दोनों में से एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में 4 या 8 मार्क का मिलेगा। आया समझ में? तो अभी हम समझते हैं कि ये जो 3 मेथड्स है, रेशियो, टोटल रेवेन्यू और ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो जो पहला मेथड है, इसको इधर भी दिया है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला लाइन क्या बोलोगे? रेशियो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, रेशियो मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज परसेंटेज मेथड। सिंपल सा दो। तीसरा, अब ये फॉर्मूला आप देखोगे तो आपको थोड़ा लगेगा भाई कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ना थोड़ा सा। इसको मैं आसान आपको करके बताऊंगा। मैंने क्या किया है, आपके लिए एक फॉर्मूला तैयार करने का मैं एक तरीका बताता हूं, और डिराइवेशन भी बताऊंगा, फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिग्री responsiveness of the quantity to a change in price। डेफिनेशन में पहले क्या आता है? क्वांटिटी आता है क्या? प्राइस। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है आपको? क्वांटिटी। टू अ चेंज इन, लास्ट में क्या आता है? प्राइस। बस यहां पे डाल दो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी। डू यू एग्री? इलास्टिसिटी में जब प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी चेंज होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? बट डेफिनेशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब बदलाव, चेंज। तो आ गया परसेंट चेंज इन क्वांटिटी टू अ परसेंट चेंज इन प्राइस। पहले डेफिनेशन का समझ में आया? तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? क्वांटिटी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? प्राइस। यहां तक सब लोग मेरे साथ है? आगे बढ़ते हैं। अभी इसको कैसे लर्न करना है, ये फॉर्मूला, डू यू एग्री? ईपी, ई मतलब इलास्टिसिटी, पी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी टू अ चेंज इन प्राइस। अब मैं क्या करूंगा, मैंने डिराइव किया, ये फॉर्मूला एक्चुअली नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं। सो आप क्या करोगे? क्यू 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 पी पी डिवाइड करोगे। आया समझ में? सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी टू अ चेंज इन प्राइस। सो क्यूपी। अब डबल क्यू करो, ये ट्राइंगल, एक्चुअली इसको ट्राइंगल नहीं बोलते, डेल्टा बोलते। डेल्टा मतलब चेंज। सो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। सो व्हाट यू कैन डू, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, पी डिवाइडेड बाय क्यू, और ऊपर डेल्टा डाल देने का, तो हो गया। समझ में आया? क्यू क्यू पी पी, बस इधर एक डेल्टा इधर एक डेल्टा। लॉजिक समझा? अब क्या करना है, और
आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। यहां तक सब लोग मेरे साथ है? तो जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कैसे याद रखोगे? डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी टू अ चेंज इन प्राइस। सो पहले क्या आता है? क्यू। तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा? क्यू। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? पी। क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, पी डिवाइडेड बाय पी, ये रहा। और उसमें एक डेल्टा डाल दिया, क्यू ऊपर, इधर डेल्टा डाल दिया। अब जो रेशियो और परसेंटेज मेथड है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोजिटली एक 10,000 का छोटा सा टीवी ले लो, महीने का 500 बिकता है, तो रेट चेंज किया 7,500, तो 700 हुआ। तो ये फॉर्म रेशियो मेथड आपको बताएगा कि आपका कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। इसमें आप इलास्टिसिटी देख के ही नहीं बता पाओगे। सो रेशियो मेथड यूजिंग द फॉर्मूला कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि इलास्टिसिटी क्या है। जैसे 1 रहेगा तो यूनिटरी, 1 से नीचे पॉइंट रहेगा तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, 1 के ऊपर रहेगा तो रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है ना। 0 रहेगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक। सो अभी हम क्या करते हैं, ये जो प्राइस ओरिजिनल कितना था 10, ये नया कितना हुआ 7.5, चेंज कितना हुआ 2,500। ये ओरिजिनल प्राइस, ये 700, ये चेंज है। चेंज का मीनिंग क्या है? डेल्टा। सो यूजिंग दिस वेरिएबल्स, इसमें से जो फॉर्मूले में वो डालना है। नाउ टेल मी, चेंज इन क्वांटिटी कितना है? इधर 200 आएगा, इधर कितना आएगा? 200। ओरिजिनल क्वांटिटी इज ऑलवेज दिस वन, ये वाला ओरिजिनल 500 डिवाइडेड बाय डेल्टा ये कितना है? 2,500, ओरिजिनल 10,000। इसको अभी कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 8/5। तो इसका आंसर आएगा 1.6। 1 के ऊपर है तो क्या माना जाएगा? ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। आया समझ में? सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, रेशियो मेथड में, जब आपके पास दो वेरिएबल्स है, प्राइस और क्वांटिटी, उसका चेंज है, प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी चेंज हुआ, उसके ऐसे प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी, ये चेंज है जो चेंज हुआ, ठीक है। बस उसको फॉर्मूले में डालकर आप आंसर लेकर आते हो, और वो आंसर ये एग्जैक्टली 1 होता तो क्या होता? यूनिटरी इलास्टिक। तो इस प्रकार से हम मेजर करते हैं टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द फॉर्मूला। सब लोग को क्लियर हुआ? नाउ इफ यू चेक आउट द बुक, परसेंटेज चेंज यहाँ पे इन्होंने लगभग सेम दिया है, डेल्टा मैंने डिफाइन कर दिया, इन्होंने किया देखो 20। क्या आप इसको मेजर कर सकते हो? 20 ओरिजिनल प्राइस था, ये 25, चेंज कितना हुआ? 5 रुपया, ये चेंज कितना हुआ? 1। बस फॉर्मूले में डालकर कितना आया? 0.4। एक से कम है तो क्या होगा? ये रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो पहला मेथड इधर ही हो जाता है। So what is ratio method? It is also called as percentage method. It is found out by dividing the quantity by the price. और ये आपका फॉर्मूला का डिराइवेशन है। और एग्जाम में बाई चांस सरप्राइज उन्होंने सम डाल दिया तो भी आपको फॉर्मूला और एप्लीकेशन पता है। क्या पहला मेथड सबका क्लियर हुआ? ओके। दूसरा मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इन लोगों ने थोड़ा सा इधर कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आई विल मेक इट सिंपलर। नाउ तुम्हारे सामने मैं तीनों मेथड्स बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा मेथड के 3 पहले शेड्यूल देख लो। नाउ इसको रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना। आप दुकान में जाते हो, आप पैसा देते हो, दुकानदार को क्या मिलता है? रेवेन्यू। आप खर्चा करते हो, आपके लिए क्या है? आउटले या एक्सपेंस। दुकानदार का आउटपुट भी बिक रहा है या प्रोडक्ट बिक रहा है, सो ये अलग अलग नाम है। आया समझ में? अब मैं एक चीज आपको बताता हूं। बोर्ड ने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कोई भी ग्राफ्स ड्रॉ नहीं किए ऐसा लग रहा है, पर मैं चाहूंगा आप ग्राफ्स ड्रॉ करो। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा सोचो कि 5 रुपए की कैडबरी है, पापा ने आपके पास 500 रुपए का नोट दिया, आपका बर्थडे सोचो, आप दुकान में जाते हो, आपने सोचा था 5 रुपए के हिसाब से आप 100 कैडबरी खरीदोगे, बराबर है 500 रुपया। बट कैडबरी के दाम तो वैसे कम नहीं होते, बट डीमार्ट में आपको सस्ता मिल सकता है, डीमार्ट या जो भी मेट्रो मॉल। तो आज आप गए तो दाम उन्होंने 5 का कितना कर दिया? 4 कर दिया।
अब नॉर्मली बच्चे लोग, पापा ने 100 बोला था, 100 इंटू 4, 400 लिया, पापा को 100 वापस कर दिया। ये तो जमाना चला गया। आप तो पूरा 500 उड़ाने में ही नैसर्गिक तौर पर करते हो। तो आप क्या करते हो, प्राइस कम हुआ तो आपने क्वांटिटी बढ़ा दिया, लेकिन आपने पूरा का पूरा 500 रुपया खर्चा कर दिया। सो ये है यूनिटरी। क्यों यूनिटरी है? आपको 500 रुपए दिए थे, प्राइस कम हुआ, आपने पूरा 500 रुपया खर्चा किया, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑन दी एक्स एक्सिस क्वांटिटी या रेवेन्यू बोल सकते हैं, यहाँ प्राइस, प्राइस कम हुआ, आपने 500 रुपया सोचा था। ठीक है, अब बोलोगे क्वांटिटी, क्वांटिटी का अलग से ग्राफ बनाया जा सकता है, बट थर्ड लेयर आ जाएगा। ये मेथड अलग है, इसमें प्राइस और क्वांटिटी नहीं है, प्राइस और एक्सपेंडिचर है। अभी सेम सिचुएशन में एक दूसरा आदमी ले लो। आपको फादर ने 500 रुपये दिया, कैडबरी का दाम कितना है? 5 रुपया, अभी 4 रुपया। नाउ इफ यू चेक द हिस्ट्री ऑफ कैडबरी, दाम कितने बार कम हुआ? लगभग नहीं। हाँ, कुछ समय पहले, शायद 1 साल पहले, टैक्स रेट वॉज 28% ऑन द कैडबरी, गवर्नमेंट ने उसको 18% कर दिया। अभी अमूल का क्या, जो कैडबरी का दाम 100 रुपये था, दे मेड इट 90, 10% कम हुआ ना, तो उन्होंने भी दाम कम कर दिया। डेयरी मिल्क का मुझे पता नहीं उन्होंने कम किया कि। सो तुमको पता है कैडबरी सिंस फेमस है इंडिया में और वर्ल्ड में, तो दाम कम नहीं करेंगे। तो तुम 500 का खुद के जेब से 100 रुपये निकाल के ज़्यादा स्पेंड कर देते हो, बिकॉज तुमको ये रेट में वापस मिलना नहीं है। तो तुम स्टॉक करके रखते हो, भविष्य में जब भी लगेगा तुम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदा तो भविष्य में काम में आएगा। सो व्हाट इज हैपन, प्राइस घटा है तो तुम 500 का, देखो ये ऑपोजिट हुआ ना, प्राइस घटा और तुमने अपना स्पेंडिंग 500 का कितना कर दिया? 600 कर दिया। डू यू एग्री? तो ये इलास्टिक है, क्योंकि प्राइस कम हुआ तो तुमने क्वांटिटी बढ़ा दिया। ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड समझा, 500 सोचा था, 500 स्पेंड किया, यूनिटरी, जितना सोचा था उतना। दूसरे केस में दाम कम हुआ, तुमने अपना खर्चा बढ़ाया। बट ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे केस में प्राइस कम हुआ, तुमने सोचा 500, 100 कैडबरी है, चलो थोड़ा सा 110 ले लेते हैं, तो तुमने अपना स्पेंडिंग 500 के बजाय कितना किया? कम कर दिया ना, 440। तो इसको लेस देन 1 बोलेंगे। क्या सब लोग क्लियर है मेथड? सो ये मेथड किस पे आधारित है? तुम्हारे खर्चे पे आधारित है। 3 चीज याद रखो, वस्तु का दाम तीनों केस में कम हो रहा है, बट तुम्हारा खर्चा, पहले केस में क्या है, 500 सोचा था, 500 खर्चा किया। दूसरे केस में 500 सोचा था, 600 खर्चा किया, वो क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक, तुमने स्ट्रेच। तीसरे केस में 500 सोचा था, 440 स्पेंड किया, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 इन इलास्टिक। तुमने क्वांटिटी थोड़ा, मतलब थोड़ा ही बढ़ाया, ज्यादा नहीं। सो क्वांटिटी हैज रिस्पॉन्डेड लेस, मतलब तुमने खर्चा कम किया, दिस इज इन इलास्टिक। ठीक है, अब इसको आप कोई भी बुक में देखो जो इन लोगों ने दिया हुआ है, देखो रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी, मैंने यूनिटरी पहले दिया है, बात तो वही है, बट इस बुक में एक, आप ये सब रीड करोगे ना, आपको कंफ्यूजन होगा, बराबर है, इतना डिटेल। उसके बजाय यदि आप ये यूज करो, देखो यहाँ पे मैंने कैसे बताया, ये 3 दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 दिया है और इसके ग्राफ्स आ गए 3, आपका काम हो गया। मैंने पहले आप इन इलास्टिक, तीनों ग्राफ कोई भी पोजीशन, सिर्फ इसका इतना याद रखना, यदि पहला इन इलास्टिक है तो ये भी इन इलास्टिक है, सीक्वेंस का कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉसिबिलिटीज मैंने बताया, पर यूनिटरी से चालू किया तो भी चलेगा। यूनिटरी यहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, इलास्टिक यहाँ पे कम रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो ये मेथड ज्यादा आपको फायदा देगा, क्योंकि आप शेड्यूल बना रहे हो, आप ग्राफ बना रहे हो, जबकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लिखा है, मैटर लिखा है, तो उल्टा इससे कंफ्यूजन बढ़ने का चांस रहता है। तो एग्जाम में इतना लिखने के बजाय इफ यू ड्रॉ दिस शेड्यूल, ठीक है, और उसके कर्व्स बना दो, तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत। पहला मेथड कौन सा था, रेशियो और परसेंटेज मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू और प्रोडक्ट और आउटले, या और एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, जो भी नाम है अलग अलग। तीसरा मेथड ज्योमेट्रिक एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है। सी पहला मेथड क्या था,
आपके पास दो वेरिएबल्स थे, आपके पास फॉर्मूला था। पहला मेथड में क्या था, आपके पास फॉर्मूला था, दो वेरिएबल्स थे, आपने उस दो वेरिएबल से फॉर्मूले में डालकर आंसर लाया। दूसरा मेथड आपके खर्चे पे था, बराबर है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि ये ग्राफ में मैं आपसे पूछूं इधर इलास्टिसिटी क्या है या इधर इलास्टिसिटी क्या है, बताओगे कि नहीं? समझा? तो तीसरा ज्योमेट्रिक मेथड ग्राफ में, मैं आपको ग्राफ में बताता हूं, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है। ये मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ किया है, ए बी नाम का सेगमेंट है, ठीक है। तो मैं बोलूँ इस सेगमेंट में ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है आर, तो इसमें इलास्टिसिटी क्या है? या मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट में इलास्टिसिटी क्या है, या इस पॉइंट या बी पॉइंट या ए पॉइंट, सारा का सारा इलास्टिसिटी ए और बी के बीच में ही होगा। और इलास्टिसिटी के 5 प्रकार है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक। ये आपको ए और बी के बीच में मिलना है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर यदि पॉइंट में इलास्टिसिटी बताओ। आर, क्योंकि आप जज कर रहे हो, आप गेस कर रहे हो, देयर इज नो गेस वर्क इन ज्योमेट्रिक मेथड। ये आर मेथड में इलास्टिसिटी जानने के लिए, ठीक है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ये दिख रहा है ना, ये लोअर सेगमेंट है, ये लोअर सेगमेंट है और ये अपर सेगमेंट है, ठीक है। सो ये लोअर सेगमेंट है और ये लोअर सेगमेंट है और ये अपर सेगमेंट है। नाउ यूजिंग द स्केल, इफ आई प्रेज्यूम ये 1 इंच है आर बी, एल मतलब लोअर सेगमेंट, मतलब नॉर्मली डिवाइड क्या होता है, अपर डिवाइडेड बाय लोअर होना चाहिए, बट एज पर द फॉर्मूला लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। सो आर बी 1 इंच है, आर ए 1 इंच है, 1 डिवाइडेड बाय 1, और ईपी इज इक्वल टू 1 क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सो इस फॉर्मूले से हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय ये बिलो वाला लोअर सेगमेंट है जिसको L बोलेंगे, U इज द अपर सेगमेंट, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ इफ यू वांट टू नो, सपोजिटली मैं आपसे सवाल एक पूछूंगा, इसको मैं होल्ड में रखता हूं, S में इलास्टिसिटी क्या है, S में आपका इलास्टिसिटी क्या है? सो डू यू एग्री, एस बी कितना होगा, 3 इंच, ये कितना होगा, लेट अस एज्यूम 1, 3 डिवाइडेड बाय 1, 3, 1 से ज्यादा है तो रिलेटिवली इलास्टिक। और नाउ ये पांचों सेगमेंट में मिड इज ऑलवेज, जो दोनों को इक्वल भाग में बांटता है, इज इक्वल टू 1, 1 क्या होता है, 1 इज यूनिटरी, और ये अपर सेगमेंट हुआ, ठीक है, ईडी इज लेस देन 1, मतलब पॉइंट एस की बात कर रहा हूं, ये इन्फिनिटी है, याद है, एक इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, सो दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज इक्वल टू 1। और अब देखो प्राइस जब ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ज्यादा रहता है, क्योंकि पीपल, इफ लग्जरी गुड्स का प्राइस कम होता है तो आपका डिमांड बढ़ता है। आप इधर देखो, ये लोअर सेगमेंट है, यहाँ पे इलास्टिसिटी घटते जाता है, मीन्स from higher to lower elasticity goes down, highest elasticity A point में which is perfectly elastic, S point में relatively elastic, बीच में exactly 1 तो unitary elastic, यहाँ पे relatively inelastic और यहाँ पे perfectly inelastic। बट एक सवाल ऐसा है, इसको लीनियर बोलेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, बट व्हाट इफ ये नॉन लीनियर कर्व आया, कर्व सारे लीनियर नहीं होंगे, कुछ नॉन लीनियर भी होगा, बट इफ आई आस्क यू कि टेल मी आर में, आर पॉइंट में इलास्टिसिटी क्या है, मेरा क्वेश्चन समझ में आया, दिस इज अ नॉन लीनियर कर्व, एट द पॉइंट आर ऑन द नॉन लीनियर कर्व आपका इलास्टिसिटी क्या है। अब बोलोगे सर 1 मिनट, हम सबसे पहले क्या, मतलब मैं एक सॉल्यूशन ऐसा है, आप एक सेगमेंट ड्रॉ करोगे, जैसे इधर था, एक सेगमेंट ड्रॉ करोगे जो इस पॉइंट को टच करके, बट ये लाइन क्रॉस नहीं होगा, ये कर्व के उस साइड नहीं जाएगा, ए बी,
Now formula again will apply, RB divided by RA, correct? RB divided by RA. So इस पॉइंट में चाहिए तो आप एक कर्व यहां से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट में चाहिए तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? एट एनी पॉइंट, इस पॉइंट में चाहिए तो एक कर्व यहां से ऐसे ऑल द वे जाएगा। सो एट एनी पॉइंट either on the linear curve or on the non-linear curve, if you divide by the lower segment divided by the upper segment, you get the answer. So if you check out, यदि एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया एट पॉइंट आर, ठीक है, सो इसको आर्क मेथड भी बोलते हैं या पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। ये फर्स्ट है जिसमें लोअर डिवाइडेड बाय अपर बताता है, ये लीनियर कर्व का आपका इलास्टिसिटी बताता है, ये नॉन लीनियर कर्व का बताता है। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ है, ये राइट साइड ऑफ द ग्राफ है, ये लीनियर कर्व है, नॉन लीनियर कर्व। और ज्योमेट्रिक मेथड 4 मार्क का आता है। आपने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया तो मैडम आधा या एक ही चेकर देगी, ग्राफ के बिना इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, रेवेन्यू मेथड, डू यू एग्री कि ये बनाना ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू द मैसिव राइटअप जो इसमें दिया हुआ है, भर भर के दिया हुआ है। बच्चे लोग उतना लिखना कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इतना सारा। उसके बजाय व्हाई नॉट टू यूज दिस सिंपल टेक्निक, ड्रॉ द शेड्यूल, एक्सप्लेन करो और उसको चार्ट में कन्वर्ट करो तो आपका आंसर आ जाता है। और पहला फॉर्मूला, उसका भी मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया, क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, फिर क्यू क्यू डिवाइडेड बाय पीपी। लॉजिक समझ में आया? यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑल द 3 मेथड्स। सो टेल मी, कौन से इलास्टिसिटी के मेथड्स है जो हमने देखे थे? रेशियो और प्रोपोर्शनल परसेंटेज मेथड भी इसको ही बोलते हैं, रेवेन्यू, आउटपुट, एक्सपेंडिचर। और इसको ज्योमेट्रिक पॉइंट या आर्क मेथड। ज्योमेट्रिक में एक लीनियर कर्व है, एक नॉन लीनियर कर्व है, तो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इधर बोला तो आपके पास फॉर्मूला लिखने के लिए, इधर 3 शेड्यूल 3 ग्राफ है, इधर एक ग्राफ बेसिक ग्राफ, फिर लीनियर और नॉन लीनियर का ग्राफ, तो आपको 4 में से 4 वो 100% देगा क्योंकि आपने ग्राफ का सपोर्ट दिया है। क्या सब? और बाय द वे लास्ट, ये जो क्वेश्चन है देखो कितनी बार पूछा है। अब आपका एक टेस्टिंग करते हैं, देखो आप कितना आंसर दे पाते हो। लेट मी चेकआउट आपको कितना जम रहा है। ये देखो, ये आपका बाल भारती के बुक के एंड का, और ये एग्जाम में भी पूछा था आपके सामने। इन्होंने पूछा है इन द फॉलोइंग डायग्राम ए इज अ लीनियर डिमांड कर्व ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम, आप ट्रू और फॉल्स बताओ। पहला, डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक, ये सी रिलेटिवली इलास्टिक है, ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स। वो क्या है? रिलेटिवली। वेरी गुड। डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक, इज यूनिटरी, फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एट पॉइंट डी, बी ऊपर, हाँ। सो वापिस एक बार, डिमांड एट पॉइंट सी। अच्छा, आप फॉल्स बोलोगे तो आप मुझे करेक्ट आंसर भी दोगे, मुझे बोलने दो। डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक, तो पॉइंट सी, तुम्हारा आंसर ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। नाउ टेल मी सी का करेक्ट आंसर क्या है? इनइलास्टिक। 2 लाइन का आंसर 1 मार्क का रहेगा, और इन्होंने विद रीजन भी बोला है, क्योंकि एट द लोअर लेवल इलास्टिसिटी फॉल्स व्हेन द प्राइस इज लो, तो इलास्टिसिटी कम हो जाता है। डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो आप क्या बोलोगे? फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? नहीं, यूनिटरी पॉइंट डी में, पॉइंट बी का करेक्ट क्या है? नहीं, बी का क्या? डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है? पहला बोलो फॉल्स, फिर करेक्ट आंसर बोलो रिलेटिव इलास्टिक। डिमांड एट पॉइंट डी इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, फॉल्स। फिर करेक्ट आंसर क्या है? यूनिटरी। और एक और चीज बोल सकते हो उसमें, परफेक्टली इन इलास्टिक है इज एट पॉइंट ई। 3 लाइन लिख सकते हो ना। चौथा, डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ट्रू, because it is on the y-axis, or once you draw a horizontal line which is parallel to the x-axis, it becomes perfectly elastic demand. इसका मैं आपको एक और पेपर का एक टेस्ट करवाता हूँ।